जय हिंद, नमस्ते। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का कुछ करंट अफेयर्स और जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके बारे में अपन करते हैं चर्चाएं। तो सबसे पहला जो मुद्दा है वह है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ बाद और स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स यानी कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम स्कोर किया है, जिन्हें संवेदनशीलता की श्रेणी में रखा गया है। कौन सी पुलिस है? बिहार और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम स्कोर किया, जिन्हें संवेदनशीलता की श्रेणी में रखा गया है। इससे पूर्व राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जो मानव अधिकार आयोग है NHRC, ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों को प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ बाद 2006 के निर्णय के अनुसार पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने के लिए कहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने के लिए कहा है। अब प्रमुख बिंदु देखते हैं कि स्मार्ट पुलिसिंग क्या है। स्मार्ट पुलिसिंग जो है वर्ष 2014 में गुवाहाटी में आयोजित राज्य और केंद्रीय पुलिस संगठनों के DGP के सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग विचार की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। इसने भारतीय पुलिस बल को स्मार्ट यानी भारत का जो पुलिस बल है उसको स्मार्ट, सेंसिटिव एंड स्ट्रिक्ट, मॉडर्न विथ मोबिलिटी, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल, ट्रेंड एंड टेक्नो सेवी और प्रशिक्षित बनाने के लिए प्रणालीगत परिवर्तनों की परिकल्पना की। रणनीति में भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास, प्रौद्योगिकी को अपनाने, महत्वपूर्ण सहज कौशल और दृष्टिकोण पर ध्यान देने के साथ साथ पेशेवर उत्कृष्टता एवं लोगों की सेवा के मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को जोड़ा जाएगा। इससे होगा कि इसे भारतीय पुलिस को आगे या फिर अगले स्तर तक ले जाने के लिए आवश्यक माना जाता है। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स ये क्या है? स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स के सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स जो फाउंडेशन है उसका जो उद्देश्य है वो है स्मार्ट पुलिसिंग पहल के प्रभाव के प्रति नागरिकों की धारणाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करना था। ठीक, क्या करना था? नागरिकों की धारणाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करना था। इंडियन पुलिस फाउंडेशन दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक है। ये क्या है? दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक है जिसकी स्थापना प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सेवारत और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों, सिविल सेवकों, शिक्षाविदों और वकीलों आदि सहित प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा की गई है। सर्वेक्षण में प्रश्नावली के 10 सेट थे जिनमें शामिल थे सक्षमता आधारित संकेतक के 6 सूचकांक। सक्षमता जैसे जो आधारित संकेतक है उसमें 6 सूचकांक कौन से थे? पुलिस संवेदनशीलता, पहुंच, जवाबदेही और प्रौद्योगिकी से जुड़े मामले। पुलिस की सत्यनिष्ठा से संबंधित मूल्य आधारित संकेतक के 3 सूचकांक तथा ट्रस्ट का सूचकांक भी शामिल था। स्मार्ट स्कोर 1 से 10 के पैमाने पर निर्धारित किए जाते हैं। आपने देखा होगा जो स्मार्ट स्कोर है वो 1 सबसे कम है और 10 सबसे अच्छा है, निर्धारित किया जाते हैं और नागरिक की धारणा के स्तर का संकेत देते हैं। 10 का स्कोर उच्चतम प्रदर्शक स्तर है यानी सबसे अच्छा 10 है। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? अपर्याप्त संवेदनशीलता, जनता का पुलिस के प्रति गिरता विश्वास, जो विश्वास अपन पुलिस को देख कर डर जाते हैं या भाग जाते हैं, उसको सुधारने के लिए पुलिस के प्रति गिरता विश्वास का स्तर और पुलिसिंग की गुणवत्ता के बारे में बढ़ती चिंताओं के बावजूद अधिकांश नागरिकों
का मानना है कि पुलिस अपना कार्य सही प्रकार से कर रही है, जो पुलिस का पुरजोर समर्थन करती है। उत्तर के राज्यों की तुलना में अधिकांश पुलिसिंग सूचकांकों का दक्षिणी राज्यों और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया। समग्र पुलिसिंग पर उच्चतम स्कोर वाले शीर्ष 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, केरल और सिक्किम हैं। यानी समग्र पुलिसिंग पर उच्चतम स्कोर वाले जो शीर्ष 5 राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश हैं, तेलंगाना है, असम, केरल और सिक्किम हैं। नीचे से ऊपर की ओर देखें तो नीचे से ऊपर की ओर बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब शामिल हैं। जो सरकारी पहले हैं उसमें देखते हैं, जो संबंधित सरकारी पहले हैं। देश भर के पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग गृह मंत्रालय का एक वार्षिक अभ्यास है, जिसे अन्य सुविधाओं के अलावा स्टेशनों की अपराध दर, मामलों की जांच और निपटान, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवा के वितरण जैसे मापदंडों के आधार पर आंका जाता है। रिपोर्ट में लगभग कुल अंकों का 20% नागरिकों को रिपोर्ट में लगभग 20 अंकों का कुल अंक जो होते हैं ना, टोटल कुल अंक को मान के चला है इसमें कि रिपोर्ट में लगभग कुल अंकों का 20% नागरिकों से पुलिस स्टेशन के बारे में प्राप्त फीडबैक पर भी आधारित है। जो लोगों से फीडबैक लिया गया उस आधार पर वर्ष 2021 के लिए राजधानी दिल्ली का सदर बाजार थाना है वो देश भर में सबसे अच्छा थाना था। 2 अन्य पुलिस थानों, ओडिशा का गंगापुर गंजम थाना और हरियाणा में भट्टू कलां को सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। पुलिस सुधार के बारे में, अब पुलिस सुधारों का उद्देश्य पुलिस संगठनों के मूल्यों, संस्कृति, नीतियों और प्रथाओं में बदलाव लाना है। इनका मुख्य उद्देश्य है कि पुलिस संगठनों के मूल्यों, संस्कृतियों, नीतियों और प्रथाओं में बदलाव लाना है। यह पुलिस द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों, मानव अधिकारों और कानून के शासन के सम्मान के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की परिकल्पना करता है। इसका उद्देश्य ये भी सुनिश्चित करता है कि पुलिस सुरक्षा क्षेत्र के अन्य पहलुओं जैसे अदालतों और कार्यकारी, संसदीय या स्वतंत्र अधिकारियों के साथ प्रबंधन या निरीक्षण जिम्मेदारियों के मामले में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करती है। पुलिस भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की राज्य सूची के अंतर्गत आती है। जो पुलिस जो आती है वो किसके अंतर्गत आती है, कौन सी सूची है, वो अनुसूची 7 राज्य सूची के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिका द्वारा अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार का दोहन। अमेरिका के द्वारा जो अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार का दोहन, अमेरिका में वर्ष 2022 में मध्यावधि चुनाव के मद्देनज़र बाइडेन प्रशासन तेल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए यूएस स्टैटिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी एसपीआर का दोहन करने पर विचार कर रहा है। अमेरिका में तेल की कीमतों में गिरावट पर इस तरह के जो कदम है वो दीर्घकालिक प्रभाव नहीं हो सकता, जो $85 प्रति बैरल के साथ 7 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। सऊदी अरब और रूस के बाद ओपेक प्लस उत्पादन समूह के सदस्यों द्वारा वैश्विक बाजारों में अधिक तेल की आपूर्ति से इनकार करने के बाद चीन और भारत द्वारा भी ऐसा किए जाने की उम्मीद है। यानी कि भारत भी ऐसा कर सकता है, उम्मीद जताई गई है। मुख्य बिंदु क्या है, सामरिक पेट्रोलियम भंडार प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध या अन्य आपदाओं से पूर्ति में व्यवधान के जोखिम जैसे किसी भी कच्चे तेल से संबंधित संकट से निपटने के लिए सामरिक पेट्रोलियम भंडार कच्चे तेल के विशाल भंडार, जो सामरिक पेट्रोलियम भंडार जो है ना वो कच्चे तेल के विशाल भंडार हैं। ओपेक तेल संकट के बाद समर्पित रणनीतिक भंडार की अवधारणा को पहली बार 1973 में अमेरिका में लाया गया था। एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम IEP के समझौते के अनुसार एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम हुआ था, उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रत्येक देश के पास कम से कम 90 दिन के शुद्ध तेल आयात के बराबर आपातकालीन तेल स्टॉक रखने का दायित्व है। यानी कि 90 दिनों के शुद्ध तेल आयात के बराबर इमरजेंसी तेल स्टॉक, यानी जब इमरजेंसी आ जाती है तो वो स्टॉक रखने का दायित्व है। गंभीर तेल आपूर्ति व्यवधान के मामले में जो गंभीर तेल आपूर्ति व्यवधान है उसके मामले में IEA सदस्य सामूहिक कार्रवाई के हिस्से के रूप में
इन शेयरों को बाजार में जारी करने का निर्णय ले सकते हैं। 3 सबसे बड़े सामरिक पेट्रोलियम भंडार जापान है, अमेरिका और चीन के पास है। राष्ट्रीय एसपीआरएस में आईईए की भूमिका। अब इनकी भूमिका क्या है देखते हैं। आईईए के अनुसार 90 दिन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एसपीआर स्तरों को बनाए रखने के आमतौर पर 3 तरीके हैं। रिफाइनरों के पास वाणिज्य स्टॉक, सरकार और एजेंसी के शेयर, देशों को संतुलन के अनुसार चुनना। आईईए सदस्य देशों को ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा ऊर्जा की कमी को खत्म करने के लिए मुक्त बाजारों को बढ़ावा देना है। आईईए मांग को नियंत्रित करने और आपूर्ति में मदद के उपायों का भी सुझाव देता है। इसमें स्वैच्छिक हुआ, ईंधन बचत हुआ, ईंधन स्विचिंग हुआ, जैसे उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए बिजली उत्पादन हेतु तेल, गैस या भूमिगत भंडार को शामिल करना भी हो सकता है। भारत में सामरिक पेट्रोलियम भंडार। भारत में सामरिक क्रूड ऑयल स्टोरेज सुविधाओं के निर्माण का प्रबंधन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत तेल उद्योग विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। क्या है? पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। चरण एक के तहत सामरिक क्रूड ऑयल के भंडार मैंगलोर, विशाखापट्टनम और पादुर में स्थित है। मैंगलोर, विशाखापट्टनम और पादुर है ना, उसमें स्थित है। इनमें कुल 5.33 मिलियन मीट्रिक टन ईंधन मौजूद है। अभी भारत सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से दूसरे चरण के तहत चंडीखोल, ओडिशा और उडुपी, कर्नाटक में ऐसी 2 और भंडार स्थापित करने की योजना बना रही है। इससे अतिरिक्त 6.5 मिलियन टन तेल भंडार की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। नई सुविधाओं के चालू होने के बाद देखें तो नई सुविधाओं के चालू होने के बाद कुल 22 दिन यानी 10+12 तेल की खपत उपलब्ध कराई जाएगी। सामरिक सुविधाओं के साथ भारतीय रिफाइनर 65 दिनों के कच्चे तेल के भंडारण को भी बनाए रखते हैं। इस प्रकार सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम के दूसरे चरण के पूरा होने के बाद भारत में कुल 87 दिनों यानी कि भंडार द्वारा 22 भारतीय रिफाइनर 65 के लिए तेल की मांग को पूरा करना सक्षम होगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के 90 दिनों के शासनादेश के काफ़ी करीब होगा। भारत वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सहयोगी सदस्य बना था। यानी भारत 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सहयोगी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सहयोगी सदस्य बना और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। भारत में सामरिक पेट्रोलियम भंडार की आवश्यकता क्यों, इसके बारे में कुछ टॉपिक देखते हैं। पर्याप्त क्षमता का निर्माण यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार में होने वाली किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए इसकी वर्तमान क्षमता पर्याप्त नहीं है। एक दिन में लगभग 5 मिलियन बैरल तेल की खपत के साथ देश का 86% हिस्सा तेल पर निर्भर करता है। ऊर्जा सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव से भारत को देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और मौद्रिक नुकसान से बचने के लिए मौद्रिक नुकसान से बचने के लिए पेट्रोलियम भंडार बनाने की सख्त ज़रूरत है। अब आता है कुलभूषण जाधव केस और वियना कन्वेंशन। हाल ही में पाकिस्तान संसद ने मृत्यु दंड प्राप्त भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को सैन्य अदालत द्वारा उनकी दोष सिद्धि के खिलाफ समीक्षा अपील दायर करने का अधिकार देने के लिए एक कानून बनाया है और इस बिल को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक आदेश को कानून करने हेतु बनाया गया है।
हालांकि भारत का मानना है कि इस कानून में कई कमियां हैं तथा आईसीजे के आदेश अक्षरतः और उसकी भावना के साथ लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रमुख बिंदु देख लेते कि कुलभूषण जाधव केस क्या था। गिरफ्तारी 51 वर्षीय सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी जाधव को अप्रैल 2017 में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी करने और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। दिसंबर 2017 में जाधव की पत्नी और मां को एक कांच के अवरोधक के माध्यम से उनसे मिलने की अनुमति दी गई। भारत ने पाकिस्तान के इस दावे का विरोध किया कि यह आईसीजे में एक कॉन्सुलर एक्सेस था। कॉन्सुलर एक्सेस से इनकार। भारत ने जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस वियना कन्वेंशन न मिल पाने और मौत की सज़ा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे का दरवाज़ा खटखटाया। आईसीजे रूलिंग क्या है? वर्ष 2019 में आईसीजे ने फैसला सुनाया कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जाधव की सजा की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करने के बाध्य था। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। आईसीजे के आदेश के मद्देनजर पाकिस्तान सरकार ने जाधव को अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए एक विशेष अध्यादेश जारी किया था। पाकिस्तान की संसद ने आईसीजे के फैसले के तहत अपने दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय समीक्षा और पुनर्विचार विधेयक 2021 पारित किया। कानून में क्या कमियां थीं देखते हैं। स्पष्ट रोड मैप का अभाव। भारत का मानना है कि कुलभूषण जाधव के मामले में प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार हेतु कोई तंत्र बनाए बिना पाकिस्तान द्वारा पारित बिल वर्ष 2019 के अध्यादेश को ही दोहराता है। म्यूनिसिपल कोर्ट को असाधारण शक्ति। यह पाकिस्तान में नगर पालिका अदालतों को यह तय करने का अधिकार प्रदान करता है कि क्या जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस प्रदान करने में विफलता का कारण किसी प्रकार का पूर्वाग्रह है या नहीं। यह स्पष्ट रूप में मूल सिद्धांत का उल्लंघन है। नगर पालिका अदालतें इस बात के लिए मध्यस्थ नहीं है कि किसी राज्य के अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों को पूरा किया या नहीं। यह भविष्य में नगर पालिका अदालत को अपील करने के लिए आमंत्रित करता है। प्रभावी समीक्षा तथा पुनर्विचार का भारत के लिए निहितार्थ क्या है कि प्रभावी समीक्षा तथा पुनर्विचार एक वाक्यांश है जो कि घरेलू संदर्भों में प्रचलित समीक्षा से भिन्न होता है। रिव्यू। इसमें कुलभूषण जाधव को वकील कॉन्सुलर उपलब्ध कराने और अपने बचाव हेतु तैयारी में मदद करना अंतर्निहित है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को जाधव पर लगाए गए सभी आरोपों और उन सभी सबूतों को भी खुलासा करना जिनके बारे में अब तक पूरी तरह से अपारदर्शी रहा। पाकिस्तान को उन परिस्थितियों का भी खुलासा करना होगा जिनमें सेना ने जाधव से अपराध का कबूलनामा हासिल किया था। इसका तात्पर्य है कि जाधव को मामले की सुनवाई करने वाले किसी भी मंच या अदालत में अपना बचाव करने का अधिकार होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसके अपन बात कर रहे थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे संयुक्त राष्ट्र यूएन का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और वर्ष 1946 में इसने अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के उत्तराधिकारी के रूप में अपना काम करना शुरू कर दिया था। ये राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है। ये हेग के पीस पैलेस में स्थित। कहाँ पे स्थित है? ये हेग यानी नीदरलैंड के पीस पैलेस में स्थित है। वियना संधि जो थी उसके बारे में, वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके तहत स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच कॉन्सुलर संबंधों को परिभाषित किया जाता है।
के वियना संधि के अनुच्छेद 36 के अनुसार मेजबान देश में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों को उनके दूतावास या वाणिज्य दूतावास को अधिकारी वाणिज्य दूतावास को गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने संबंधी उनके अधिकार के बारे में तत्काल नोटिस सूचना दी जानी चाहिए। हाल ही में पाकिस्तानी संसद ने मृत्युदंड प्राप्त भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को सैन्य अदालत द्वारा उनकी दोष सिद्धि के खिलाफ समीक्षा अपील दायर करने का अधिकार देने के लिए कानून बनाया है। इस बिल को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश को कानून करने हेतु बनाया गया। हालांकि भारत का मानना है कि इस कानून में बहुत सारी कमियां हैं और जिसके बारे में अपन देख चुके हैं। समान नागरिक संहिता की आवश्यकता और संबंधित चुनौतियां। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू करने का आह्वान किया है। न्यायालय का निर्देश अंतर धार्मिक जोड़ों द्वारा 17 याचिकाओं के एक समूह के संदर्भ में आया है, जिन्होंने धर्मांतरण के पश्चात विवाह किया और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपनी जीवन स्वतंत्रता और गोपनीयता की गारंटी की सुरक्षा की मांग की। प्रमुख बिंदु क्या है? अब धर्मांतरण विरोधी कानून। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक धर्मांतरण विरोधी कानून पारित किया, जिसे उत्तर प्रदेश धर्म गैर कानून धर्मांतरण की रोकथाम अधिनियम 2021 कहा जाता है। इसके मुताबिक जिला प्राधिकरण द्वारा ये जांच किए बिना शादी को पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। धर्मांतर सुरक्षित है, जबरदस्ती, प्रलोभन या धमकी से प्रेरित नहीं। अधिनियम में कहा गया कि धर्म परिवर्तन या विवाह से पहले जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी आवश्यक है। यह अधिनियम विवाह के लिए धर्म परिवर्तन को गैर जमानती अपराध बनाता है। न्यायालय द्वारा अवलोकन। जो अवलोकन न्यायालय द्वारा किया गया है, विवाह पंजीयक के पास केवल इस कारण विवाह के पंजीकरण को रोकने की शक्ति नहीं है कि वे विवाह पक्षों को जिला प्राधिकरण से धर्मांतरण की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं की। न्यायालय ने मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं, न्यायालय ने मैरिज रजिस्ट्रार को ऐसे जोड़ों के विवाह का तत्काल पंजीकरण करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस तरह की मंजूरी निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है। ये अधिनियम तर्कसंगतता और निष्पक्षता की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा तथा अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का संरक्षण का उल्लंघन करता है। ये देखा गया है कि परिवार या समुदाय या कबीले या राज्य या कार्यपालिका की सहमति आवश्यक नहीं है। एक बार जब दो वयस्क व्यक्ति विवाह करने के लिए सहमत होते हैं तो यह वैध या कानूनी होगा। न्यायालय ने संबंधित जिलों की पुलिस को इन जोड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा न्यायालय ने केंद्र सरकार के समान नागरिक संहिता को लागू करने एवं एक कानून बनाने का आग्रह किया ताकि इस तरह के अत्याचारों की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि इसके लागू होने के बाद धर्मांतरण विरोधी कानून की आवश्यकता नहीं होगी। समान नागरिक संहिता, इसके बारे में देखते हैं कि बेसिक। ब्रिटिश शासन के अंतिम काल में व्यक्तित्व मुद्दों से निपटने वाले कानूनों में वृद्धि ने सरकार को वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने हेतु B.N. राव समिति बनाने का मंजूर किया था। समान नागरिक संहिता का आशय पूरे देश में एक प्रकार के कानून के प्रचलन से है जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे कि शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि में लागू होता है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है। एक रूपता लाने के लिए न्यायालयों ने अक्सर
अपने निर्णयों में कहा गया है कि सरकार को यूसीसी की ओर बढ़ना चाहिए। जो मामला था शाह बानो मामला 1985 का जो फैसला था वो सर्वविदित है। सायरा बानो मामले 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया था। यूसीसी की आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी राष्ट्रीय एकता, एक समान नागरिक संहिता, परस्पर विरोधी विचारधाराओं वाले कानूनों के प्रति असमान निष्ठाओं को दूर करके राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद करेगी। बदलते समय के अनुरूप, यानी कि हाल के दिनों में अंतर समुदाय, अंतर जाति और अंतर धार्मिक विवाह व संबंधों में भारी वृद्धि हुई है। साथ ही एकल महिलाओं की संख्या में वृद्धि के साथ एक व्यापक यूसीसी बदलते समय के अनुरूप होगा। समाज के जो कमज़ोर वर्गों का संरक्षण, यूसीसी का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित कमज़ोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है। धर्मनिरपेक्षता के आदर्श का पालन करना। धर्मनिरपेक्षता प्रस्ताव में निहित, जो धर्मनिरपेक्षता है वो प्रस्तावना में निहित उद्देश्य है। एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक सामान्य कानून की आवश्यकता होती है। कानून का सरलीकरण, यह संहिता विवाह, विरासत, उत्तराधिकार, गोद लेने संबंधी जटिल कानूनों को सभी के लिए एक समान बना दिया है। फिर वही नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो। संबंधित चुनौतियाँ क्या होंगी? सांप्रदायिक राजनीति, यानी समान नागरिक संहिता की मांग को सांप्रदायिक राजनीति के संदर्भ में तैयार किया है। समाज का एक बड़ा वर्ग इसे सामाजिक सुधार की आड़ में बहुसंख्यावाद के रूप में देखता है। संवैधानिक बाधा, जो संवैधानिक जो बाधा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता को संरक्षित करने का प्रयास करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता की अवधारणाओं के साथ संघर्ष करता है। आगे की क्या राय होगी, या फिर आगे का जो रहा है वो क्या है? सरकार और समाज को इसके प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि धार्मिक रूढ़िवादियों के बजाय समाज सुधारक मिलकर काम करें। एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण के बजाय सरकार अलग अलग पहलुओं जैसे कि विवाह, गोद लेने, उत्तराधिकार और रखरखाव को चरणों में एक यूसीसी में ला सकती है। समय की मांग है कि सभी व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध किया जाए ताकि प्रत्येक समुदायों में मौजूद पूर्वाग्रह और रूढ़िवादियों को स्पष्ट किया जा सके और उनके आधार पर संविधान के मौलिक अधिकारों का परीक्षण किया जा सके। राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो शक्ति एवं संबंधित विवाद, इसके बारे में देखते हैं कि हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष ने विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए एक बाध्यकारी समय सीमा निर्धारित करने का आह्वान किया, जिसके भीतर विधेयकों को राज्यपाल द्वारा भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए सहमति या वापस आरक्षित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे, यानी कि राज्यपाल से संबंधित, राज्यपाल कभी कभी बिना अनुमति दिए गए अनिश्चित काल के लिए विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस किए बिना सुरक्षित रख लेता है, जबकि संविधान में इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द करने की आवश्यकता है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयकों को आरक्षित रखा जाता है, जिसमें कई महीने लग जाते हैं, जबकि इसे तुरंत किया जाना चाहिए। इससे विधायिकाओं और राज्यपालों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। हालांकि राज्य कार्यकारिणी के प्रमुखों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अब राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को भी स्वीकृति रोकने और विधेयक को वापस करने का कारण बताना चाहिए। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके लिए भी स्वीकृति रोकने और विधेयक को वापस करने का कारण बताना चाहिए। इससे सदन को उन कमियों को दूर करके एक अन्य विधेयक बनाने में मदद मिलेगी जिसके कारण विधेयक को खारिज किया गया।
संबंधित उदाहरण देखें तो सितंबर 2021 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित एक विधेयक के आलोक में अध्यक्ष का वक्तव्य महत्वपूर्ण हो जाता है।